हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और ये सेट नंबर रहेगा 34। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको बताना है कि रक्त प्लाज्मा में प्रायः जो पानी की प्रतिशत मात्रा होती है ये कितनी होती है। तो ये होती है 80 से 82%। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो प्लाज्मा है ये रक्त में के कितना प्रतिशत होता है, तो रक्त में प्लाज्मा की प्रतिशत होती है 55% और रक्त प्लाज्मा में पानी कहेगा तो 80 से 82% होता है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है। शुष्क सेल के जो एनोड होता है ये बना होता है ग्रेफाइट का। कैथोड किसका बना होता है, तो ये जस्ता का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, सागरीय खरपतवार में पाया जाता है। सागरीय जो खरपतवार है इसमें पाया जाता है आयोडीन। तंत्रिका आवेग में कौन सा यंत्र सहायक होता है। तंत्रिका आवेग में करा कौन सा यंत्र है जो कि सहायक होता है, तो ये हो जाएगा सोडियम पंप। ऑप्शन हो जाएगा ए। स्फैग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं, तो इससे मापते हैं रक्तदाब या रक्तचाप। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। फ्यूज के तार की प्रकृति होती है, यानी फ्यूज के जो तार है उसका प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अगर कोई बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके द्रव्यमान का कितना भाग जल के ऊपर रहता है, तो जल के ऊपर रहता है 10 भाग में से 1 भाग, यानी कि 1/10 भाग। ऑप्शन देखते हैं, अगला हो जाएगा। अगला है, गोबर गैस में पाया जाता है। गोबर गैस में कौन सा गैस पाया जाता है, तो इसमें से मीथेन। ऑप्शन हो जाएगा बी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में होता है कौन सा अम्ल, एसेटिक जो एसिड है, यानी कि एसेटिक अम्ल होता है सिरका में। सागों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साग में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लोहा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पके आम में पाया जाता है विटामिन ए और कांचा में पाया जाता है विटामिन सी। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी या 46 होता है। जोड़ी में कहेगा तो 23 जोड़ी, यानी टोटल हो जाएगा 46। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो सामान्य मृदा में पौधे उगते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समुद्रभीद। ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 63%। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं। टमाटर में कितना गुणसूत्र होता है, तो टमाटर में होता है 24। चावल में कितना होता है, चावल में होता है 40। मानव में होता है 46। दलदली भूमि में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो दलदली भूमि में पौधा उगते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है लिथोफाइटस। ऑप्शन हो जाएगा सी। हेलोफाइटस ये नमकीन क्षेत्र में पौधा उगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। मानव शरीर में वसा की मात्रा होती है, तो मानव के शरीर में वसा की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, 12%। ऑप्शन हो जाएगा सी। रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे को कहा जाता है। रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एरिमोफाइटस। एरिमोफाइटस बोलते हैं। और केवल रेगिस्तान में जो पौधा उगता है उसे बोलते हैं जीरोफाइटस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, यानी हमारे जो शरीर है उसमें प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 17% प्रोटीन पाया जाता है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या होती है 26। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कहेगा तो 16 हो जाएगा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में होता है 5%। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। किडनी स्टोन यानी पथरी में मुख्यतः पाया जाता है। जो पथरी बनता है शरीर में उसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, दूरी के माप की इकाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन कौन सा है, तो पहला जैव रसायन हो जाएगा यूरिया। पपीता में मुख्यतः पाया जाता है। पपीता में कौन से विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आहार नाल
आहार नाल स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है, तो इसमें अंतिम उत्पाद हो जाएगा माल्टोज। आहार नाल स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद होता है ये होता है माल्टोज। शरीर के किस भाग में पित्त के निर्माण होता है? आपको बताना है कि शरीर के कौन से भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है यकृत में। पित्त के निर्माण यकृत में होता है। जामा कहाँ पे होता है? जामा पूछेगा तो ये होता है पित्ताशय में। ट्रांजिस्टर के सबइंचरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर के सबइंचरण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा बोन ऐश में पाया जाता है। तो बोन ऐश में पाया जाता है आपको कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इसमें पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए जो है मानव के शरीर में यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? ऊतक के निर्माण जो शरीर में होता है ये किससे होता है? ऊतक के निर्माण में सहायता करता है प्रोटीन। घरेलू मक्खी में कितना गुणसूत्र होता है? घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या होता है 12 है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा तंबाकू में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तंबाकू में कहेगा गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 48 है। चिंपैंजी में भी गुणसूत्र की संख्या 48 ही होता है। गेहूं में होता है 42, मानव के शरीर में 46, चावल में होता है 40। पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? तो पर्यावरण में अधिक सांद्रता वाली जो मृदा में उगने वाला पौधा है उसे बोला जाता है क्या? तो उसे आप बोलेंगे हैलोफाइटस। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा खरगोश में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? खरगोश में गुणसूत्र की संख्या होता है 44। बिल्ली में होता है 38। गेहूं में हो जाएगा 42, मानव में 46। पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे कौन हैं? पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर बालू में उगने वाले पौधे कहेगा तो इसमें से हो जाएगा आपको मरुद्भिद। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है बंदरों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बंदरों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो बंदर में होता है 44। ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हो जाएगा CO2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का कौन सा घटक स्थिर रहता है? तो इसके कारण वेग के कौन सा घटक है जो कि स्थिर रहता है? तो हो जाएगा क्षैतिज। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला में है एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यू जो पंक्चर है ये सुइयों से उपचार की एक विधि है। ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये प्रसिद्ध का किस देश में है? तो ये प्रसिद्ध है चीन में। मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। और मानव के यकृत में संचित रहता है विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा वायु में तापमान बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वायु में तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि के वेग क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पे ध्वनि के वेग बढ़ता है, घटने पे क्या होता है? घटता है। वही ताप के जो प्रभाव है प्रकाश के वेग पर नहीं पड़ता है, और दाब का पर जो प्रभाव कर रहा है कि ध्वनि के वेग पर दाब के प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो पाया जाता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ये पाया जाता है स्त्री में। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन के जो परिसंचरण होता है ये किसके माध्यम से होता है? तो ये होता है जीवाणु के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम और निकेल का। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस्पात किस विधि से बनता है? तो ये बनता है बेसेमर विधि से। तांबा और पीतल का किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा के प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के होता है, यानी कि किडनी की क्रिया को ये पूरा किया जाता है डायलिसिस से। इसमें कृत्रिम खून दिया जाता है जिसका किडनी खराब हो जाएगा उसके लिए।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के दिमाग कहते हैं सीपीयू को। गलित गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? गलित कैल्शियम सिलिकेट को कहा जाता है स्लैग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर में जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्च में चरपराहट कहेगा तो ये कैप्सेसिन के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, गाजर के रूपांतरित जड़ें हैं, तो गाजर के रूपांतरित जड़ें हो जाएगा कौन सा? तो इसमें से हो जाएगा शंकु रूप। गाजर के जो रूपांतरित जड़ है ये शंकु रूप है। तुर्क रूप में कौन होता है? तो मूली। मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? मिर्च में चरपराहट होता है कैप्सेसिन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? गाजर में जो लाल रंग होता है ये एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। गाजर में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में तीखा गंध किसके कारण पाया जाता है? प्याज में तीखा गंध कह रहा है किसके कारण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सल्फाइड के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बरगद के रूपांतरित जड़ को क्या कहते हैं? बरगद के रूपांतरित जड़ को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं स्तंभ मूल जड़। बरगद के रूपांतरित जड़ को स्तंभ मूल जड़ बोलते हैं। सेकेंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 2 सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डहेलिया के रूपांतरित जड़ को क्या कहते हैं? डहेलिया के रूपांतरित जड़ को बोला जाता है पुलिकित जड़। करेले में कड़वाहट किसके कारण होता है? करेले में जो कड़वाहट होता है ये ट्राइटरपाइन के कारण होता है। ट्राइटरपाइन के कारण करेले में कड़वाहट होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्वसन जड़ किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? जो श्वसन जड़ है ये किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? तो ये मैंग्रोव वन के पौधे में श्वसन जड़ पाया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग जो करते हैं एंडोस्कोपी में करते हैं। जो एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पे। जो स्टेथोस्कोप है ये कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को बोला जाता है जीरेंटोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को बोला जाता है कोस्मोलॉजी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? इसमें एसिटिलीन गैस के प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग से किस तरह के कैंसरजन्य पदार्थ पैदा होता है? तो इससे किस प्रकार के कैंसर पैदा होता है? तो इसमें पैदा होता है बेंजपायरिन कैंसर। बेंजपायरिन कैंसर इसमें से पैदा होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य किस बल के कारण होता है? तो अणुओं के मध्य किस बल के कारण पृष्ठ तनाव होता है? तो इसमें हो जाएगा संसंजक बल। और जो वस्तु चिपकते हैं ये चिपकते हैं असंजक बल के कारण। आगे बढ़ेंगे, 26 हो जाएगा, भारत में फसलों के कुल क्षेत्रफल में से सबसे अधिक किस फसल की खेती होती है? तो भारत में सबसे अधिक खेती होती है चावल का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक के विभाजन को क्या बोलते हैं? तो इसके विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं केंद्रक के विभाजन को। किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स की बीमारी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रिस्पिरिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? रिस्पिरिन का जो प्रयोग है ये किस लिए किया जाता है? रक्तचाप को कम करने के लिए रिस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, यूरिया में सबसे ज़्यादा किस तत्व की बहुलता होती है? तो यूरिया में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो इसमें रहता है नाइट्रोजन। आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? जो आंवले में कसैलापन होता है ये होता है टैनिन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शलजम किस रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? जो शलजम है ये किस रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कुंभी रूप जड़ का। करेला किस रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? करेला पूछेगा किस रूपांतरित जड़ का उदाहरण है? तो ये मालाकार जड़ के उदाहरण है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आलू के कंदों का हरापन किसके कारण होता है? आलू के कंदों के जो हरापन होता है ये किसके कारण होता है? सोलिनिन के कारण होता है। सोलिनिन के कारण ये आलू के जो कंद हैं हरापन होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 35 नंबर है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा का कितना घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में आवश्यक है? कह रहा है किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा का कितना प्रतिशत घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में आवश्यक है? तो कितना? 1000 घन फीट। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से ये प्राप्त होता है। एंग्लो नुबियन किसकी नस्ल है? जो एंग्लो नुबियन है ये बकरी का नस्ल है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किसी मिट्टी से क्षारत्व की मात्रा कम करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए? तो किसी मिट्टी से क्षारत्व की मात्रा को कम करने के लिए उस मिट्टी में क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पे पाई जाती है? पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की जांच किस पदार्थ से किया जाता है? शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की जो जांच की जाती है ये किससे की जाती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की गति किस प्रकाश में होती है? तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की गति सबसे अधिक होता है लाल में, उसके बाद होता है नीला में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग किस में करते हैं? नाभिकीय विखंडन में परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक की हथेलियां एवं तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? पूछ रहा है। तो इसमें कारण हो जाएगा, इसका कारण है मोटी और त्वक के ऊतक के कारण। मोटी और त्वक ऊतक के कारण ये होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक एवं प्रतिरोध होना चाहिए। तो एक फ्यूज तार में गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध जो होना चाहिए उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। और ये कार्य करता है, फ्यूज जो है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे फ्यूज ये कार्य करता है। अगला हो जाएगा, हमारे शरीर में मिर्गी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मिर्गी से प्रभावित होने वाला जो अंग है ये हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कार्बन की मात्रा होती है हमारे शरीर में 18% है। आगे हो जाएगा, अगर माता पिता दोनों का रक्त O है तो बच्चे की संभावित रक्त समूह होगी। तो बच्चे की जो संभावित रक्त समूह होगी ये हो जाएगी O। हैजा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हैजा प्रभावित किसे करता है? तो हैजा प्रभावित करता है ये छोटी आंत को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में हाइड्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है ये होती है 10%। ट्रोकोमा तथा ग्लूकोमा से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होती है? तो ट्रोकोमा तथा ग्लूकोमा से प्रभावित होता है आँख। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कहेगा तो हो जाएगा लिम्फ ग्रंथि। अगर माता पिता का रक्त समूह A/A हो तो बच्चे का संभावित रक्त समूह हो सकता है। बच्चे के जो संभावित रक्त समूह है ये हो जाएगा A या B में से कोई भी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मधुमेह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मधुमेह जो है हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये अग्नाशय को प्रभावित करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्षय रोग यानी कि टीबी निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करता है? तो टीबी किसे प्रभावित नहीं करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है, बाकी फेफड़ा, हड्डी तथा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला हो जाता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है अधिक होता है।
मानव शरीर का सामान्य तापमान होना चाहिए, यानी कितना होता है? मानव शरीर के सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? नील नदी के उद्गम स्थान हो जाएगा विक्टोरिया झील। पीलिया रोग का संचरण अंग कौन सा है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। आगे हो जाएगा, गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? जो गाय के दूध के रंग होता है पीला होता है, ये किसके कारण? कैरोटीन के कारण। सफेद होता है केसिन के कारण। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन है जो कि क्रियाशील होता है? विटामिन हो जाएगा के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह निम्न में से किनके किनके बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल तथा बृहस्पति ग्रह के बीच। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है ये सीसा तथा टिन के मिश्र धातु है, तो ये हो जाएगा Sn+Pb। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उपास्थि तथा हड्डी के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? उपास्थि तथा हड्डी के निर्माण में सहायक तत्व हो जाएगा कैल्शियम। लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए किस खनिज का प्रयोग करते हैं? लौह अयस्क को प्रगलित करने के लिए कौन सा खनिज का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं मैग्नीज तथा चुनास में, यानी दोनों खनिज का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूरेनस ग्रह किस रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस ग्रह कौन सा रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये तो करता है हरा। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब किस ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? क्वेश्चन में है कि एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब किस ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? तब किस ऊंचाई तक ये ऊपर उठेगी? तो 1 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस शब्द किस प्रकार दिखेगा? एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस शब्द जो है किस प्रकार दिखेगा? तो ये दिखेगा ऐसा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण किस काल में अधिक मछलियां मरती हैं? तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण किस काल में अधिक मछलियां मर जाती हैं? तो ग्रीष्म काल में। कौन सी धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगरों की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो ये कौन सी धातु है जो कि विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगरों की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो ये हो जाएगी सीसा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला है, एड्स, गलासुआ और पोलियो किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? तो ये जो रोग है किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी है ये हो जाएगा एमाइलेज। प्रोटीन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो ये करता है पेप्सिन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन किस विधि के द्वारा होता है? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन जो होता है ये किस विधि के द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है? और किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं के द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है? तो ये किसके कारण होता है? तो क्लोरोमाइसेटिन के कारण होता है। क्लोरोमाइसेटिन के कारण ये होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट लगभग कितने बार खुलते हैं वो बंद होते हैं? प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के जो कपाट है लगभग कितने बार खुलते हैं वो बंद होते हैं? तो कितने बार? ये 1 लाख बार। ऑप्शन हो जाएगा बी। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मधुमेह के रोगी को उपचार के लिए दिए जाने वाला उत्पाद क्या है? तो मधुमेह के रोगी के उपचार के लिए दिए जाने वाला उत्पाद इसमें से हो जाएगा एस्पार्टम। ये हो जाएगा एस्पार्टम। मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव का नाम क्या है?
मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्मजीवी का जो नाम है ये हो जाएगा राइजोबियम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस जो रोग है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस प्रभावित करता है किसे, तो ये प्रभावित करता है यकृत को। ब्राइटस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो ब्राइटस रोग है ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है ब्रिक यानी कि किडनी को। बेरी रोग मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। जो बेरी रोग है ये किसे प्रभावित करता है। बेरी रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पायरिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पायरिया में प्रभावित होता है मसूड़ा। चेचक शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। चेचक जो है ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एड्स किस अंग को प्रभावित करता है। एड्स जो है किस अंग को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को ये प्रभावित करता है। डेंगू ज्वर से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। डेंगू ज्वर से हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अस्थि मज्जा को प्रभावित करने वाला रोग निम्न में से कौन सा है। तो ब्लड कैंसर में कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो अस्थि मज्जा अंग जो है ब्लड कैंसर में प्रभावित होता है। स्कर्वी रोग में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। स्कर्वी रोग में प्रभावित होता है कौन सा अंग, तो इसमें प्रभावित हो जाता है मसूड़ा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा रोग हमारे शरीर में पलीहा को प्रभावित करता है। पलीहा को प्रभावित करने वाला रोग हो जाएगा कालाजार। मम्स वैक्सीन से किस रोग का इलाज किया जाता है। मम्स वैक्सीन से किस रोग का इलाज किया जाता है, तो इससे किया जाता है पोलियो का इलाज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा टीबी रोग के इलाज के लिए किस टीका का प्रयोग करते हैं। टीबी रोग में दिया जाता है BCG के टीका। जर्मन खसरा रोग के इलाज के लिए उपयुक्त कौन सा है। जर्मन रोग के इलाज के लिए कह रहा है कि कौन सा उपयुक्त है, तो इसमें कौन सा उपयुक्त है, रूबेला। ऑप्शन हो जाएगा ए। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है किससे, तो ये मापा जाता है रिएक्टर स्केल से। प्रोटीन का अनिवार्य घटक कौन सा है। प्रोटीन का अनिवार्य घटक हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम हो जाएगा खाने का सोडा। डीएनए कहाँ मौजूद रहता है। डीएनए आपको कहाँ पे मौजूद रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य का ताप हम तक किस विधि के द्वारा पहुंचता है। सूर्य के जो ताप है हम तक किस विधि के द्वारा पहुंचता है, तो ये विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। वाणिज्य में किस पदार्थ को कृत्रिम रेशा कहते हैं। वाणिज्य में कह रहा है कौन सा पदार्थ को कृत्रिम रेशा बोला जाता है, तो ये टेरिलिन को कृत्रिम रेशा बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हीमोग्लोबिन क्या है। जो हीमोग्लोबिन आपको बताना है कि क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार के प्रोटीन है। डीपीटी के टीका किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। डीपीटी को टीका इसे मल्टी टीका बोलते हैं और ये दिया जाता है डिप्थीरिया में, प्रोटोसिस में यानी काली खांसी में, और उसके बाद टेटनस में। डीपीटी के टीका जो है दिया जाता है डिप्थीरिया में दिया जाता है, काली खांसी में दिया जाता है और टेटनस में दिया जाता है। तो इसमें से डिप्थीरिया हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा, काली खांसी सभी हो जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा, काली खांसी तथा टेटनस प्लस डिप्थीरिया। आगे बढ़ते हैं हर्पिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हर्पिस रोग प्रभावित करता है त्वचा को। छोटी माता के लिए किस टीका का प्रयोग किया जाता है। जो छोटी माता रोग होता है इसके लिए किस टीका का प्रयोग करते हैं, तो इसमें रूबेला वैक्सीन के प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा टिटनेस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है किसे, मेरुरज्जु को। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।